हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचआर टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम मैराथन क्लासेस का 8वां पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ईपीपीसीएल टीजी 2 और ईपीआरपीएनएल टीजी 2 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हरा, काला, लाल, सुनहरी रंगों से अंकित कार्बन नियतमान का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक सारणी बनाई हुई है, दिखाते हैं आपको। ये पहला दिया हरा, हरे रंग का अगर पहला हमारा मतलब कि बैंड है तो उसकी वैल्यू कितनी है जी, वो है 5। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको आपको दिखाते हैं। उसका वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, हरे का 5 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा है कितना, आपकी दूसरी पट्टी का कलर कैसा है, काला है। तो काला दूसरी पट्टी अगर कलर हो तो उसका मान कितना है, 0 है, 0 होता है। देखिए ये सारणी आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है। कभी भी आपको रजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, दूसरी पट्टी हमारी कैसी है, काली है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0। और तीसरी पट्टी हमारी कितनी दी हुई है, लाल दिया हुआ उसने। ठीक है, तीसरी पट्टी का मान दिया हुआ है लाल। ठीक है, तो तीसरी पट्टी का लाल, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तीसरी पट्टी लाल है, तो लाल का मान कितना दिया हुआ है, तीसरी पट्टी लाल का मान दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 10⁻2। यानी कि कभी भी तीसरी पट्टी जो होता है वो गुणांक में होता है, मल्टीपल में होता है, तो गुणे 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 5 × 10⁻3, या फिर हम 5 किलो ओम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻3 को 1000 बोलते हैं, 1000 को क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। तो 5 किलो ओम इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये आपका दे दिया है, आपका यहाँ पे आंसर दिया है 5 किलो ओम। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस सारणी को आप लोग याद कर लीजिएगा। पीछे भी हमने मतलब कि डिस्कस किया था इस पे क्वेश्चन पिछले वीडियोस में, उसमें भी आपको ये सारणी हमने दी हुई, वहाँ से भी आप चाहें तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए किस माप की जीआई तार का प्रयोग किया जाता है। देखिए जीआई तार मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए 8 SWG के मतलब कि तार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 8 SWG जो होता है वो मोटा होगा, और मोटे तार का ही हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि मोटे के लिए रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ प्रतिरोध का मान घटाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये अर्थिंग का गड्ढा है, और इसमें अर्थ इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, और इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, नमक और कोयला भरा गया रहता है, ताकि इसका रेजिस्टेंस क्या हो सके, कम रह सके। लेकिन ये लकड़ी का बुरादा नहीं होता है, नमक और क्या होगा, कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लकड़ी का बुरादा नहीं होगा कभी भी। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर दे दिया है, आप ध्यान रखिएगा कि नमक और कोयले का प्रयोग किया जाता है इसका मतलब कि प्रतिरोध घटाने के लिए। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये उपयुक्त सभी दिया है, लेकिन आपको नमक और कोयला मारना है, लकड़ी का बुरादा कभी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसमें प्रयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं दो नियम थे, फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल था और लेफ्ट हैंड का रूल था। राइट हैंड का रूल जनरेटर में यूज किया जाता है, और लेफ्ट हैंड का जो रूल यूज किया जाता है वो मोटर में यूज किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। जनरेटर में विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, और मोटर में मोटर के चालकों पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला है निम्न में से कार्य की इकाई क्या है। कार्य की इकाई जूल होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है। आगे ऑप्शन दिखेगा आपको, अदिश राशि पूछा हुआ है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको धारा, वोल्टेज और समय। ये तीनों जो है एक प्रकार का आपका अदिश राशि होता है। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विद्युत के नियमानुसार सिंगल फेज एसी की मानक वोल्टेज क्या है। स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर सिंगल फेज वो कितना होता है, 240 वोल्ट होता है। अगर यही आपका 3 फेज का पूछेगा तो 3 फेज के लिए स्टैंडर्ड वोल्ट कितना होता है, 415 वोल्ट होता है। याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल है, 240 और 415 फॉर 3 फेज, 415 फॉर सिंगल फेज 240। अगला है कि पंखे की फर्श से न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। देखिए ये आपका फर्श हो गया, ये आपकी दीवार हो गई, और ये आपका सीलिंग हो गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच में हम पंखा यहाँ पे बीच में अगर लटकाते हैं तो पंखे में एक रॉड लगा के क्या करते हैं, पंखे को हम यहाँ पे लटकाते हैं। तो पंखे की ये जो ऊंचाई पूछा है कि मिनिमम जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 2.4 होनी चाहिए। ठीक है, 2.4 से कम आप नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि यदि 10-10 ओम के दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए 10-10 ओम का इस टॉपिक पे हम पहले भी कई न्यूमेरिकल हल करा चुके हैं। आप हमारी पिछले वीडियोज़ को देखिए, उसमें आपको मतलब कि मिलेगा कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस के सवाल हल किए जाते हैं। कई सवाल बताएं, इस पर भी फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि पूछा है कि 10-10 ओम के दो रेजिस्टेंस, समान वैल्यू है दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। तो उस स्थिति में जब सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है तो क्या करते हैं, R/N का फार्मूला लगाते हैं। तो R का मान कितना दिया है, 10, और N का मान यानी कि कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, तो 2 है तो R/2 यानी कि 5 ओम रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, R/N फार्मूला लगाना है। नहीं तो बेसिक फार्मूला होता है क्या,
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश, जितना भी रेजिस्टेंस हो आप इस तरह से जोड़ दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान 1/R इक्वल टू इतना आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डीसी शंट मोटर में आर्मेचर की धारा होती है। ठीक है, बताते हैं आपको डीसी शंट मोटर में आर्मेचर की धारा कैसी होती है। देखिए यहाँ पे एक हमने डीसी शंट मोटर का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज देने से हमको ये IL यानी कि लाइन करंट मिल रही है, और ये लाइन करंट इस पॉइंट पर आने के बाद दो भागों में बढ़ जा रही है। एक ये चली जा रही है ISH और एक चली जा रही है हमारी IA। आर्मेचर में जाने वाली धारा IA और शंट फील्ड में जाने वाली धारा हमारी क्या, ISH। तो ये जो IL है वो किस भाग में बट गई, दो भागों में। अब यहाँ पे आपका IA का मान कितना होगा, जैसे मान लो कि IL जो आ रही है, IL में से ये घट जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका IA का मान हो जाएगा। तो IA बराबर हो जाएगा IL माइनस ISH। इस पॉइंट पर आने के बाद धारा क्या होगी, दो भागों में बट गई, इधर चली गई और कुछ धारा इधर चली गई। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ से 10 एम्पियर आ रही है और इधर आपका 2 एम्पियर जा रही है, तो इधर कितना जाएगा आपका 8 एम्पियर ही तो जाएगा ना जी। तो ये 8 एम्पियर की वैल्यू कैसे आएगी, 10 में से 2 को घटाएंगे, यानी कि IL में से ISH को घटाएंगे तो IA का मान क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, शंट मोटर में इसी फार्मूले से आपको आर्मेचर का करंट निकालना हो, शंट फील्ड का करंट निकालना हो या लाइन करंट का मान निकालना हो, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि लेक्लांची सेल में प्रयुक्त किए जाने वाला एनोड बना होता है। ये लेक्लांची सेल हो गई, और लेक्लांची सेल में जो एनोड यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट बनी होती है किस पदार्थ की बनी होती है, तो वो होता है कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका 2.2 ओम के 5 सेलों को समांतर में कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। देखिए इसमें केवल आपका रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है, ना करंट की वैल्यू दी है और ना ही कोई और मान दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ दिया हुआ है, इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। इसमें से कोई नहीं आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। इस सवाल का मतलब निकाल नहीं सकते, अपर्याप्त डाटा है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग अवस्था की जांच हाइड्रोमीटर से करने पर हाइड्रोमीटर को फ्लोट इलेक्ट्रोलाइट में पूरा डूब जाता है, तो इससे क्या पता चलता है। देखिए ये आपका एक बैटरी है, और बैटरी में क्या होता है कि मतलब उसका लिक्विड भरा रहता है। लिक्विड बोले तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या किया गया है, भरा गया है, और ये आपका एक हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर ये हो गया। इस हाइड्रोमीटर को क्या करते हैं, इस पर आपका मार्का बना होता है। अगर इस हाइड्रोमीटर को इसमें हम डालते हैं और ये हाइड्रोमीटर अगर इस पानी में मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट में पूरा डूब जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बैटरी क्या हो गई है, डेड हो गई। डेड होने का मतलब ये कि इसमें चार्जिंग नहीं है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है बिल्कुल ही पतला हो जाता है, तभी जाके ये क्या हो जाता है, ये जो आपका हाइड्रोमीटर है ये पूरा जाके क्या हो जाता है, डूब जाता है। जितना ये गाढ़ा होगा वो ये बताता है कि बैटरी उतनी ही क्या है, चार्ज है। और अगर ये लिक्विड गाढ़ा हुआ तो ये जो आपका हाइड्रोमीटर है ये ऊपर ही क्या होता रहता है, उसी के हिसाब से तैरता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रश होल्डर बनाए जाते हैं। ब्रश होल्डर आपका जो होता है पीतल का बनाया जाता है। ब्रश किस चीज़ का बनाया जाता है, ब्रश कार्बन का बनाया जाता है। ब्रश का होल्डर किसका बनता है, पीतल का बनता है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जनरेटर तुरंत विद्युत वाहक बल प्रदान करता है, मतलब स्टार्ट करने के साथ ही तुरंत विद्युत वाहक बल देने लगेगा, वो कौन सा होता है, परमानेंट मैग्नेट वाला होता है। परमानेंट जैसे ही मतलब उसको स्टार्ट करेंगे तुरंत ही फ्लक्स मिलने लगेगा, फ्लक्स जैसे ही हमेशा से कटेगा तुरंत ही क्या होगा, आपको वोल्टेज प्रदान करने लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्ट्रे लॉसेज के अंतर्गत कौन सी हानि आती है। स्ट्रे लॉसेज में आपका देखिए स्ट्रे लॉसेज बराबर होता है मैग्नेटाइजिंग लॉस प्लस आपका मैकेनिकल लॉस। तो मैग्नेटाइजिंग लॉस में आपका चुंबकीय हानियों को, जिसको लौ हानियाँ भी कहते हैं, और मैकेनिकल लॉस यानी कि यांत्रिक हानियाँ। यानी कि ये समझ लीजिए कि आयरन लॉस को और यांत्रिक हानियों को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रे लॉस बोलते हैं। ठीक, अगला है कि विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, प्लस से माइनस होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सल्फेशन दोष से उत्पन्न प्रभाव क्या है। जब सल्फेशन उत्पन्न हो जाता है तो बैटरी को फिर से चार्ज करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, कोरोजन के कारण बैटरी पर टर्मिनल पर क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक में धारा का मान 0 हो और उसका प्रतिरोध 20 ओम हो, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है। फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू आर। आई का मान कितना दिया है जी, 0, और आर का मान कितना दिया है 20। तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो 0 गुणे 20 बराबर 0, यानी कि वोल्टेज का मान कितना होगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में उत्पन्न टार्क किस पर निर्भर करता है। देखिए टार्क का फार्मूला होता है T बराबर फाई इंटू आई ए, बेसिक फार्मूला होता है। तो आपका फ्लक्स पे और आपका आर्मेचर की धारा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, आर्मेचर की धारा आई ए और चुंबकीय फ्लक्स फाई, यानी कि ए और सी दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 4 पोल का लैप वाउंडेड जनरेटर है, 4 पोल लैप वाउंडेड जनरेटर है, 150 चालक है, कुल फ्लक्स 0.8 वेबर है, 1000 आरपीएम पर पैदा ईएमएफ होगा। देखिए जनरेटर का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फार्मूला होता है ई बराबर P∅ZN बटा में 60 है, ठीक है। और P का मान कितना दिया है, 4 पोल, P का मान कितना दिया है, 4 दिया है, फाई का मान कितना दिया है, 0.8 दिया है, 0.8, गुणे जेड का मान कितना दिया हुआ है 150 गुणे 150 और गुणे एन का मान 1000 आरपीएम गुणे 1000, अब बटा में आपका 60 तो कांस्टेंट रहेगा, गुणे ए का मान कितना दिया हुआ है। तो देखिए लैप वाइंडिंग दिया है, तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है, पी के बराबर होता है, यानी कि जितना नंबर ऑफ पोल होगा तो 4 है तो ए भी कितना होगा 4 होगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। और इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो इतना वोल्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। मतलब देखिए बेसिक फार्मूला ये याद रखिए कि जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन को ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है P∅ZN बटा 60, आप कॉपी कलम निकाल कर इसको हल करिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है कि विद्युत धारा जनित ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो बिल्कुल बेसिक फार्मूला H बराबर I²R/T, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देते हैं प्रति चुंबकीय कहलाते हैं। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मोटर की गति लोड बढ़ाने पर बढ़ जाती है। आपको पता है कि जो आपका फार्मूला होता है ईबी बराबर मोटर के लिए ईबी बराबर होता है P∅ZN बटा में 60 है, ठीक है। एन की जब वैल्यू निकालेंगे तो एन बराबर होता है ईबी गुणे 60 है अब बटा में P∅Z, ये बराबर एन होता है, एन बराबर, तो एन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फाई के इनवर्सली, यानी कि फाई का मान क्या होगा घटेगा तो स्पीड इसकी क्या होगी बढ़ेगी। और आपको मालूम है कि देखिए सीरीज में और शंट में आपका, तो एक चीज छोड़ दीजिए, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर एक ऐसा होता है जिसमें दोनों फ्लक्स एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो जब दोनों फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करेंगे तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना जी, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो उस स्थिति में एक फ्लक्स दूसरे फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध करने वाली ताकत जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो रिजल्टेंट फ्लक्स का मान क्या होगा, और कम होता जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स और कम हो रहा है, लोड बढ़ रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, लोड बढ़ रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, और फ्लक्स जितना कम हो रहा है स्पीड उसकी आपकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में आपकी गति बढ़ने पर लोड क्या हो जाती है, घट जाती है, सॉरी लोड बढ़ने पर गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स को फाई से और क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करें तो फ्लक्स घनत्व किसके बराबर होगा। फार्मूला होता है बी बराबर फाई बटा में ए, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये किस मशीन में एडी करंट पैदा होती है, किसके कारण, फैराडे के नियम के हिसाब से, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार कौन सा सूत्र सही है। तो फार्मूला होता है एम बराबर ZIT, ठीक है। जेड जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, आई जो होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, और टी जो होता है समय होता है सेकेंड में, ठीक। एम जो होता है द्रव्यमान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय वाहक बल यानी कि एमएमएफ बोलते हैं, एमएमएफ बराबर होता है NI, एमएमएफ बराबर NI। पिछले वाले वीडियो में भी हम कई बार आपको बता चुके हैं इस फार्मूले को, अगर नहीं है तो आप पीछे वाले वीडियोस भी देख लीजिए, एक बार दोहरा लेंगे, पीछे के सारे वीडियो आप दोहरा लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। और आई का मात्रक सबको पता ही है कि एम्पियर होता है, तो इसको बोलने की भाषा में आसान बनाने के लिए एम्पियर टर्न हम बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक विद्युत उत्पादक मशीन, यानी कि विद्युत उत्पादक मशीन कौन होती है, जनरेटर, के आर्मेचर पर स्लिप रिंग लगा हो तो उसका आउटपुट क्या होगा। देखिए आर्मेचर पर अगर स्लिप रिंग लगा है तो वो AC देगी। अगर आर्मेचर पर आपका कम्यूटेटर लगा हुआ है, अगर आर्मेचर पर कम्यूटेटर लगा हुआ है या फिर स्प्लिट रिंग लगा हुआ है, स्प्लिट रिंग लगा हुआ है, तो वो क्या देगा, DC देगा। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्लिप रिंग, तो AC देगा। ए ऑप्शन क्या है आपका, सही है, ठीक है जी। अगला ये था हमारा, मतलब कि इस प्रकार से ये जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। इतने क्वेश्चन थे, आगे पार्ट में भी हम और ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। धीरे धीरे करके 1600 क्वेश्चन का जो MCQs है उसको कवर किया जाएगा। और आप भी अपने पढ़ने की, मतलब कि उसको तैयारी को जारी रखिए। परीक्षा हो सकती है नवंबर में कराई जाएगी आपकी TG2 की, तब तक आप मतलब तैयार रखिए।
हम कोशिश कर रहे हैं आपको अधिक से अधिक कंटेंट देने के लिए। जल्दी ही हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी लेकर के आएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।